ये बागपत का तो अपना इतिहास है। याद करिए 5000 साल पहले जब दुनिया में अंधकार था, दुनिया को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, तब 5000 साल पहले पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे उनमें से बागपत एक गांव था, बागपत एक था। किसका इतिहास है? 5000 साल पहले का। दुनिया के अंदर कोई कितना भी विकसित देश क्यों ना हो, कोई अपने 500 साल का बताएगा, कोई 700 साल का बताएगा, कोई 1400 साल का बताएगा, कोई 1500 साल का बताएगा, कोई 2000 साल का बताएगा, इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और बागपतवासी आप तो बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिन 5 गांवों को मांगा था उनमें से बागपत एक था। अगर हमारे इतिहास को देखना हो तो बागपत में भी आकर के आप देख लें। लेकिन बहनों और भाइयों, एक तरफ आप सभी अपनी मेहनत से, हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने खून और पसीने की कमाई से विकास में योगदान दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बागपत हो या मेरठ, बुलंदशहर हो या फिर गाजियाबाद, नोएडा या फिर हापुड़ या बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली या सहारनपुर, इन सभी जनपदों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। यहां का नौजवान लगा हुआ है, कार्य कर रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनको ये विकास अच्छा नहीं लग रहा है। बहन और भाइयों, उनको अच्छा नहीं लगता। आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद, क्योंकि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे, और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों, में आया। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कल कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए। लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ, मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। याद करिए बागपत के नौजवानों, पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से वंचित हो जाता था। लेकिन अब आपकी भर्ती हो रही है। याद करिए, अभी 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस साल के अंत तक
यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे बिना भेदभाव के। बागपत का नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का भी, सहारनपुर का भी, हर एक जनपद का नौजवान होगा। उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास कराएगा। और उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बेटियां भी होंगी, क्योंकि उनके लिए तो 20% जगह हमने अनिवार्य रूप से कर दिया है कि बेटी भी इसमें अनिवार्य रूप से भर्ती होगी। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के बल पर ही हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था बना रहे हैं। बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यहां निवेश आ रहा है, नए नए निवेश के माध्यम से हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने तो अभी जयंत जी को बताया है, मैंने कहा हम लोग दिल्ली बागपत देहरादून एक्सप्रेसवे में बागपत के पास एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण का कार्यक्रम कराना चाहते हैं। यहां इंडस्ट्री लगे, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस उसमें आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा तो हमारे स्तर पर कहीं कोई संदेह नहीं। उस कार्यक्रम के लिए हम लोग पैसे की व्यवस्था भी कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। बागपत में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज बागपत में भी होगा। यहां पे इंटर कॉलेजेस की मांग, सड़कों के निर्माण की मांग, या अन्य जो भी अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की मांग यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास आती है। हम लोग उसमें कहते हैं कोई किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना है। और बहनों और भाइयों, आज उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग की भी सड़कें हैं, जिसमें 138 परियोजनाएं हैं। राजकीय इंटर कॉलेज सिंगावली अहीर का भी आज यहां पे लोकार्पण हुआ है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बिलोचपुरा, इसका भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। और बागपत में एक नए बस स्टेशन का लोकार्पण का कार्यक्रम होने के साथ ही आईटीआई प्रहलादपुर यमुना नदी के बाएं किनारे स्थित जागोस में बाढ़ सुरक्षा के कार्य हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम मितली में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण है। और पुलिस लाइन बागपत में महिला बैरक के निर्माण के साथ ही थाना बिनौली में भी, थाना रमाला में भी हॉस्टल और बैरक के निर्माण की कार्रवाई होने की कार्रवाई यहां पर आगे बढ़ाई गई है। शिलान्यास के साथ ही हमने बड़ौद अमीनगर सराय मार्ग का, छपरौली से बिजवाड़ा रजवाहा माखर नहर पट्टी का निर्माण का कार्य और बागपत से मुरादनगर मार्ग को 2 लेन चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास भी किया है। तो हिंडन नदी पर नए सेतु के पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य के लिए भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। जिला चिकित्सालय बागपत में 50 सैया के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण का भी आज शिलान्यास हुआ है। तो राजकीय आयुष यानी आयुष चिकित्सालय में हम लोगों ने यहां पर भी उसके एक ब्लॉक का, इसके साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय और सिक्का में भी उसके शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। बड़ौद में अमर शहीद बाबा सामल सिंह स्थल के पर्यटन विकास के लिए भी हम लोगों ने 1 करोड़ की राशि यहां पर उपलब्ध करवाई है, जिससे इसका सुंदरीकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। मुझे तो केवल आपसे एक बात कहनी है, और वह ये कहनी है कि यहां पर हम लोगों ने सचमुच यहां का हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से उसने खेती के नए तकनीक को अपना करके कैसे विकास की बुलंदियों को और आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है,
कोई सीखे तो हमारे यहां पश्चिम के किसानों से सीख सकता है। और इसीलिए उसी को प्रेरणा में रख करके अन्नदाता किसान के बारे में चौधरी साहब की बातों को ध्यान में रख करके कि देश के विकास का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब जिस बात को कहते थे उसी बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर अब तक रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार के साथ ही हम लोगों ने से 5000 टीडीसी की पहले ही हम कर चुके हैं और साथ साथ 27 मेगावाट का कोजन प्लांट भी, जिसमें विद्युत संयंत्र उससे लगा करके उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के केंद्र के रूप में भी उसे विकसित करने का काम किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बहनों और भाइयों, एक आंकड़ा जरूर आप लोग नोट करना। पिछले 8 वर्ष में, अभी 8 वर्ष हमें 25 मार्च को होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक हम लोगों ने 2017 से अब तक 2,72,600 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान को केवल गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में सीधे किया है। यानी 2,72,600 करोड़ रुपए। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि 2023-24 का 99.51% का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए भी कि 1995 से लेकर 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान विपक्षी दलों की सरकारों में हुआ है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उससे 22 वर्ष में जितना इन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, हम लोगों ने मात्र 8 वर्ष में, 8 वर्ष से कम समय में उससे ज्यादा लगभग 60,000 अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम किसानों को कर चुके हैं। यानी उनका 22 वर्ष, हमारे 8 वर्ष उस पे हावी हैं। इसका मतलब अन्नदाता किसान के लिए अच्छी दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है और सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अन्नदाता किसान हो, नौजवान हो, एक एक पाई अन्नदाता किसान के खाते में जाएगी। अन्यथा चीनी मिल को हम लोग सरकारी अधिग्रहण लेकर के उस पे हम उसको सरकार के माध्यम से चलाने का काम करेंगे। और कोई भी व्यक्ति हर किसान हर चीनी मिल से हर चीनी मिल को अच्छे ढंग से चलाएंगे। हमने पिछले आपने इस बात को देखा होगा कि ये वह सरकार है जिस सरकार ने 3 नई चीनी मिलें लगाई हैं, 8 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया है और साथ साथ 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिलें जो गन्ना मूल्य के भुगतान में थोड़ा लेट हैं, उनको भी समयबद्ध तरीके से गन्ना मूल्य भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मैं अन्नदाता किसानों से भी और नौजवानों को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अब अन्नदाता किसान की जेब पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। अब नौजवान की नौकरी पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। अब यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अगर कोई लगाएगा तो उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए उसको तैयार होना होगा। और इसी के लिए आज सरकार आपको आश्वस्त करने के लिए आई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से
माघ पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। आज संत रविदास जी की पावन जयंती पर सरकार ने इसीलिए अवकाश घोषित किया था कि लोग पावन नदियों में, सरोवरों में स्नान कर सके, उसका आनंद भी ले सके, संत शिरोमणि के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त भी कर सके। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि हम लोग इन महापुरुषों से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। मैं एक बार फिर से अन्नदाता किसानों के प्रति पूरा जीवन समर्पित करने वाले चौधरी अजीत सिंह जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उनके प्रति एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे